हेलो टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें कि जो पीजीटी की इसमें वैकेंसियाँ जो आई हुई हैं उसका क्या सिलेबस है और सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी, तो उसके सिलेबस के अंदर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना भी है। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेबस की बात करेंगे हम लोग। पीजीटी बायोलॉजी जो उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसियाँ निकली हुई हैं उसके पीजीटी बायोलॉजी की उसका क्या सिलेबस है कह सकते हैं। तो सिलेबस की हम लोग यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है जिससे कि आप पीजीटी बायोलॉजी का एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है उसने अभी हाल ही में पीजीटी की वैकेंसीज को अभी लॉन्च किया है, जिसमें कि इस समय का फॉर्म पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो सरकारी रिजल्ट या रोजगार रिजल्ट पर जाकर आप विजिट करके देख सकते हैं कि वहाँ पर पीजीटी की वैकेंसीज आई हुई हैं और उसका नोटिफिकेशन से लेकर फॉर्म भरना भी यानी आवेदन शुरू हो गया है कह सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग पीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि जिससे कि आप एक प्रवक्ता बन जाएंगे, तो उस प्रवक्ता यानी जो पीजीटी बायोलॉजी में लेक्चरर बनने का जो आपका जो उद्देश्य है, एक एम है कह सकते हैं कि आप एक टीचर बनेंगे, तो उस टीचर को बनने के लिए तो सीधी सी बात है सिलेबस आपको चाहिए होगा। तो सिलेबस की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यानी जो बायोलॉजी के जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की, तो उसके सिलेबस की हम लोग बात करेंगे, जिसमें कि पीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी के अंदर यहाँ पर दो पोर्शन आते हैं, दो पार्ट्स आते हैं। एक तो आपका आएगा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है? जीव विज्ञान के अंतर्गत आपको जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ना है, उसी के साथ साथ वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ना है। तो जंतु विज्ञान के यहाँ पर हम लोग पहले सिलेबस देखेंगे। इसके बारे में पहले हम लोग जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, तो जूलॉजी का जो सिलेबस है उसको हम लोग पहले देखेंगे कि जूलॉजी में आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जूलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो हमारे बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा कि जूलॉजी में आपको पढ़ना है सबसे पहले कॉर्डेटा। ठीक, कॉर्डेटा में कॉर्डेटा मतलब जिसमें कि ऐसे एनिमल्स आएंगे जिनके अंदर कशेरुकाएं नहीं पाई जाएंगी यानी वर्टिब्री नहीं पाई जाएंगी। तो उन एनिमल्स को हम लोगों को पहले डिस्कस करना है कॉर्डेटा के अंदर। और कॉर्डेटा के अंदर जितने भी फाइलम्स हैं, सॉरी अकॉर्डेटा इसको कहेंगे। कॉर्डेटा के अंदर तो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कशेरुकाएं पाई जाएंगी। अकॉर्डेटा की बात करते हैं तो अकॉर्डेटा का मतलब है कि जिनके अंदर कशेरुकाएं नहीं पाई जाती, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती या वर्टिब्री नहीं पाई जाती है, उन एनिमल्स के बारे में आपको पढ़ना है, उसके फाइलम्स को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो लिखा भी है कि विभिन्न फाइलमों का सामान्य अध्ययन व वर्गीकरण यहाँ पर देखना है। लाइक इज फाइलम प्रोटोजोआ को यहाँ पर पढ़ना है, फाइलम एनिलिडा के बारे में पढ़ना है, फाइलम मोलस्का के बारे में यहाँ पर जानना है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तो ऑल ओवर यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के जो फाइलम्स हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करना है अकॉर्डेटा के पहले सीरीज में कह सकते हैं, जंतु विज्ञान वाले पेपर के अंदर कह सकते हैं। दैट मीन हम लोग कह सकते हैं कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत यहाँ पर जंतु विज्ञान, देखिए दो यहाँ पर पोर्शन आएंगे इस पेपर के अंदर। पीजीटी बायोलॉजी का जो पेपर होगा बेटो, जो आपका पेपर होगा उसमें क्या होगा, एक जंतु विज्ञान का पोर्शन होगा उसमें जो कि एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और कुछ प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जूलॉजी के अंदर सारे एनिमल्स आते हैं, तो एनिमल्स के जो अकॉर्डेटा वाले जो एनिमल्स हैं, मतलब जिनके अंदर कशेरुकाएं नहीं पाई जाती हैं, उन एनिमल्स को यहाँ पर डिस्कस करना है और उनके डिफरेंट फाइलम्स को देखना है। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर प्रोटोजोआ में किस तरीके से न्यूट्रिशन का मेथड है, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। दैट मीन हम लोग कह सकते हैं कि प्रोटोजोआ के अंदर पोषण की विधियां समझना है और उसके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसी हो रही है वो भी यहाँ पर हम लोग इसके अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा कह सकते हैं। उसी के साथ साथ प्रोटोजोआ के अंतर्गत इन्होंने एंट अमीबा और पैरामीशियम की स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल को भी यहाँ पर बोला है कि ये भी पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। एंट अमीबा जो कि अमीबा का ही एक फार्म होता है कह सकते हैं, जिसके द्वारा
पेचिस होता है, तो इसका हमें यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर समझना है एंट अमीबा का, और पैरामीशियम का भी साथ साथ इसका स्ट्रक्चर समझना है। और इन दोनों एनिमल्स की, जो कि प्रोटोजोआ के एनिमल्स हैं, इन दोनों की स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल दोनों हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक, सिलेबस में। यहाँ पर देखिए अगला है सिलेंट्रेट में बहुरूपता, यानी जो सिलेंट्रेट एनिमल्स होते हैं, जिसमें कि आप जेली फिश वगैरह पढ़ते हैं, ओबिलिया पढ़ते हैं, तो उनमें किस तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। जैसे कि आप देखते हैं ना ओबिलिया के अंदर या जेली फिश के अंदर आप कह सकते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि 2 स्टेजेस पाई जाती हैं, एक तो मेड्यूला होता है, दूसरी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। तो 2 स्ट्रक्चर होती है वहां पर, तो वो दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर समझेंगे सिलेंट्रेट्स के बहुरूपता के अंतर्गत। और इसी के साथ साथ इसमें एक एनिमल को भी मेंशन किया गया है सिलेंट्रेट का, जिसमें कि ओबिलिया का यहाँ पर हम लोगों को स्ट्रक्चर पढ़ना है और इसकी लाइफ साइकिल यानी जीवन वृत्त को यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। उसी तरीके से प्लेटीहेल्मिन्थीज, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का एक मेंबर है टीनिया सोलियम, जिसको आप टीनिया के नाम से जानते हैं और इसको आप फीताक्रमी के नाम से भी जानते हैं। तो फीताक्रमी यानी टीनिया का यहाँ पर स्ट्रक्चर डिस्कस करना है आप लोगों को, और यहाँ पर इसका लाइफ साइकिल भी यहाँ पर आपको पढ़ना है या डिस्कस करना है, ठीक। उसके बाद एक और है एनिमल बुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई। बुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई जो एक एनिमल है, तो इसके भी लाइफ साइकिल को यहाँ पर हम लोगों को देखना है, ठीक। और एक बात, यहाँ पर जो पीली कोटा में जो अनुकूली विकर्ण होते हैं, उसके अंतर्गत हम लोगों को कुछ चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी। यहाँ पर पॉलीकीटा कह सकते हैं, जिसमें कि इंसेक्ट वगैरह आते हैं कह सकते हैं, जो कि एक आप आर्थ्रोपोड्स का ये टॉपिक समझ सकते हैं। ये आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आर्थ्रोपोड्स के बारे में भी यहाँ पर समझना है आप लोगों को। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो हिरुडिनेरिया जो है आपका, यानी जोंक जो है, जिसको आप लीच के नाम से जानते हैं, लीच का यहाँ पर स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल डिस्कस करना है। उसी के साथ साथ कस्टेसी के डिंबक रूप यानी उसके अंडाणु रूप की यानी लार्वल फॉर्म की बात करेंगे, और उसमें परजीवता जैसी कंडीशन यानी पैरासाइट जैसी कैसी कंडीशन अप्लाई होती हैं कस्टेसी के अंदर, जो कि आर्थ्रोपोडा का ये मेंबर है कह सकते हैं। तो इसके डिंबक रूप और परजीवता को यहाँ पर हम लोगों को समझना है। उसी के साथ साथ देखिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जितना भी मैं सिलेबस बता रहा हूँ, ये सारा का सारा आपका पीजीटी बायोलॉजी के अंदर पूछा जाता है, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे कि क्या है कि यहाँ पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहे होंगे, तो हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि पीजीटी बायोलॉजी का एक्चुअल में सिलेबस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं आगे। यहाँ पर पेलिमोन की स्ट्रक्चर यहाँ पर डिस्कस करनी है, यानी जो समुद्री झींगा है, जिसको आप पैलियोमोन माल्कोसोनाई जिसका जूलॉजिकल नेम है कह सकते हैं। तो पैलियोमोन की स्ट्रक्चर आपने बीएससी में पढ़ा भी होगा इसको, और अगर आपने जूलॉजी से एमएससी किया है तो ये टॉपिक आपके पैलिमोन आपके जूलॉजी के सिलेबस में भी मेंशन किया गया और आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर पैलिमोन की स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल को डिस्कस करना है। उसी तरीके से मोलस्का जो संघ के एनिमल्स हैं, मोलस्का समझते हैं, जिसमें कि ऑक्टोपस, सीपी और आपका जो भी शंख वगैरह आते हैं वो सारे मोलस्का के एनिमल्स होते हैं। तो मोलस्का में जो अनुकूली विकर्ण होता है उस प्रोसेस को यहाँ पर समझना है आपको। एडाप्टेशंस जो होती हैं कह सकते हैं वो समझना है। उसी के साथ साथ पाइला इसका एक एनिमल है जिसको सीपी के नाम से जानते हैं या घोंगा के नाम से जानते हैं, सॉरी। तो पाइला ग्लोबोसा की स्ट्रक्चर यहाँ पर समझना है और लाइफ साइकिल को पढ़ना है। और एक बात, यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं बच्चों, यहाँ पर जितने भी मेरे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, ये जितने भी टॉपिक हैं आपके, ये फाइलम, जितने भी फाइलम है आपके, आपने बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी के टॉपिक में आपने इनको पढ़ रखा होगा, ठीक है। आपने प्रोटोजोआ पढ़ा होगा, आपने सिलेंट्रेट्स पढ़ा होगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज पढ़ा होगा, एनेलिडा के एनिमल्स पढ़ा होगा, जिसमें कि आप जोंक वगैरह के बारे में पढ़े होंगे, टैटमीन और आर्थ्रोपोड्स के बारे में पढ़ा होगा आपने, जिसमें कि आपने पैलियोमोन माल्कोसोनाई जो कि जिसको आप समुद्री झींगा के नाम से जानते हैं, तो समुद्री झींगा के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक आपसे बीएससी से रिलेटेड यहाँ पर डाले गए। दैट मीन यहाँ पर पीजीटी के सिलेबस में देखिए, जो लोग ठीक से बीएससी किए हैं, जिन्होंने बीएससी को ठीक से किया है, दैट मीन डेस्टिनेशन मोड पे या डिस्टेंस पर जिन्होंने बीएससी नहीं किया है, जिन्होंने विधिवत तरीके से बीएससी का अध्ययन किया है, वही लोग ये एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, याद रखिए। और जो लोगों ने नहीं किया उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन कोशिश ये करिए कि ये सारे के सारे टॉपिक आप अपने पढ़ते रहिए, अपने नोट्स पुराने उठाइए, वहां पर पढ़िए इसको, ठीक है।
तो पाइला के स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल को डिस्कस करना है। उसी के साथ साथ फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा आप जानते हैं कि ऐसे एनिमल जिसमें कि स्टार फिश वगैरह आता है, समुद्री अर्चिन आता है या समुद्री खीरा आता है, तो ये सभी एनिमल्स होते हैं इकाइनोडर्मेटा के जिनकी बॉडी पर स्पाइनी लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, कह सकते हैं। तो कह रहा है इस इकाइनोडर्मेटा में डिंबक रूप, डिंबक का रूप का मतलब है लार्वल स्टेज की बात कर रहा है। दैट मीन यहां पर इकाइनोडर्मेटा के जो लार्वल स्टेज जो होती हैं, लार्वल जो स्टेज है या लार्वल फॉर्म है, उसको यहाँ पर हम लोगों को देखना है। उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर जो फिश, जो स्टार फिश है, सॉरी जो स्टार फिश है जिसको आप एस्टेरियस के नाम से जानते हैं, स्टार फिश जिसको आप कहते हैं ना स्टार फिश, स्टार फिश के यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में समझना है और इसकी लाइफ साइकिल के बारे में समझना है। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो अकार्डिटा जो एक ग्रुप है जिसमें कि ऐसे एनिमल्स आएंगे, कैसे एनिमल्स आएंगे जिसमें कि जो कशेरुकाएं जो होंगी यानी जो वर्टिब्री जो होंगी वो नहीं पाई जाएंगी, ठीक है। वर्टिब्री आर एब्सेंट इन दिस एनिमल्स, यानी इन एनिमल्स में वर्टिब्री नहीं पाई जाएगी। दैट मीन कशेरुका नहीं होंगी, तो सीधी सी बात है नोटोकॉर्ड भी नहीं होगा, दैट मीन रीढ़ की हड्डी भी नहीं होगी। तो यहाँ पर इन एनिमल्स के बारे में आपको पढ़ना है जंतु विज्ञान के अंतर्गत। अब देखिए जंतु विज्ञान के अंतर्गत हमें और क्या पढ़ना है। आप देखिए जंतु विज्ञान के अंतर्गत हमें कार्डेटा के बारे में भी पढ़ना है। कार्डेटा एक जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कार्डेटा आपने नाम सुना होगा। कार्डेटा का मतलब ही है कि जिनके अंदर कॉर्ड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा या रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होगी या मेरुरज्जु पाया जाएगा, उसको आप कार्डेटा कहेंगे। तो कार्डेटा के कुछ वर्गों को यहाँ पर डिस्कस करना है आपको, जैसे कि यहाँ पर एम्फीबियंस को डिस्कस करना है, यानी उभयचर वर्ग के जंतुओं को डिस्कस करना है। उसी के साथ साथ कॉर्डेट्स में मैमल्स को डिस्कस करना है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एवीज जो क्लास है आपका उसको डिस्कस करना है। मतलब अलग अलग एनिमल्स, कॉर्डेटा के क्लास अलग अलग होते हैं, जैसे कि उड़ने वाले एनिमल्स अलग हैं। और मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो आपका कॉर्डेटा संघ है, उस कॉर्डेटा के संघ के अंदर 2 सुपर क्लास आते हैं। याद रखिए, आप इतना याद रखिए कि 2 सुपर क्लास आते हैं कॉर्डेटा संघ के, आपने पढ़े भी होंगे। सुपर क्लास होते हैं 2, सुपर क्लास हैं 2। पहला सुपर क्लास है आपका जिसको आप टेट्रापोडा के नाम से जानते हैं, टेट्रापोडा यानी 4 पैर वाले एनिमल्स कह सकते हैं। दूसरा आपका है पाइसेस या पिसेस, आप इसको कह सकते हैं। मत्स्य वर्ग भी कह सकते हैं और इसको चतुष्पाद भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर 2 सब क्लास इसके अंतर्गत, सॉरी सुपर क्लास यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कॉर्डेटा के अंदर। तो आपको टोटली जो कॉर्डेटा के एनिमल्स पढ़ने हैं वो टेट्रापोडा और पाइसेस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है बच्चों और मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जरा विभिन्न वर्गों के सामान्य सर्वेक्षण व वर्गीकरण के बारे में समझना है, यानी कॉर्डेटा का किस तरीके से वर्गीकरण किया गया। दैट मीन हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, इस तरीके से जो आप क्लासिफिकेशन देखते हैं ना कॉर्डेटा के अंदर, वो यहाँ पर डिस्कस करना है पूरा का पूरा। उसी के साथ साथ कॉर्डेटा तथा चतुष्पादों की उत्पत्ति, यानी जो टेट्रापोडा यानी हम लोग एनिमल्स जितने भी हैं, जितने भी एनिमल्स आते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन एनिमल्स का किस तरीके से उत्पत्ति हुआ है, वो सारी चीजें कह सकते हैं। उसी के साथ साथ हार्डमनिया, हार्डमनिया एक एनिमल है कह सकते हैं। और दूसरा एम्फियोक्सस जिसको आप ब्रेंकियोस्टोमा के नाम से भी जानते हैं। आपने ये बीएससी के सिलेबस में, बीएससी में आपने इसको पढ़ रखा होगा और आपने इसी को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो इसकी स्ट्रक्चर और इसके प्रबंधन अभिलक्षण के बारे में यहाँ पर हम लोगों को समझना है। उसी के साथ साथ मछलियां में जो गमन की प्रोसेस होती है, मछलियां किस तरीके से मूव करती हैं, वो यहाँ पर डिस्कस करना है। उसी के साथ साथ जो स्कोलियोडॉन जो है आपका, जो कि आपने बीएससी में पढ़ा होगा कह सकते हैं, और यही पीजीटी के सिलेबस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कह सकते हैं। स्कोलियोडॉन यानी डॉग फिश भी आप इसको कह सकते हैं, इसको आप शार्क भी कह सकते हैं, छोटी शार्क भी कह सकते हैं, क्योंकि शार्क जैसा स्ट्रक्चर इसका रहता है कह सकते हैं, और इसके दांत वगैरह पाए जाते हैं। तो स्कोलियोडॉन की स्ट्रक्चर और इसके अंदर जो भी ये प्रकार कर रही है, या इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है या जो इसकी लाइफ साइकिल है, वो सारी चीजें हम लोग स्कोलियोडॉन के अंतर्गत रखेंगे। और एक बात, अगला है एम्फीबिया यानी उभयचर वर्ग जो है, उसके कुछ पैतृक लक्षण भी यहाँ पर देखेंगे कि पैतृक लक्षण क्या है, सॉरी पैतृक लक्षण क्या होते हैं। दैट मीन इसमें पेरेंट्स क्या कैरेक्टर्स है एम्फीबिया क्या कह सकते हैं। तो एम्फीबिया के बारे में हम लोगों को समझना है, जिसमें कि मेढक आता है, ब्यूफो आता है, हाइला आता है, ठीक है। तो ये एम्फीबिया के एनिमल्स होते हैं आपके स्पेशली। तो एम्फीबियंस के बारे में आपको पढ़ना है। और इसी के साथ साथ यूरोमैटिक्स
मैस्टिक्स, यूरोमैस्टिक्स एक एनिमल है, इसकी स्ट्रक्चर और इसके प्रकारों के बारे में समझना है। और एक बात यहां पर रेप्टाइल्स भी पढ़ना है आप लोगों को। देखिए अगर आपने बीएससी ठीक से किया होगा तो आपने ये चीजें माइंड की होंगी कि आपने टेट्रापोडा के अंदर जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है उसके अंदर आपने सब क्लासेस को मेंशन किया होगा टेट्रापोडा के अंदर, टेट्रापोडा। ठीक, आप देखिए अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखिए यह सिलेबस ऐसा ना, यहाँ पर सारी चीजें एक एक सीरीज में लिखी हुई हैं, तो कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो टेट्रापोडा में जो क्लास हैं आपके, जिसमें कि क्लास में आता है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस यानी उभयचर वर्ग। दूसरा आता है रेप्टाइल्स, जिसको आप रेप्टाइल यानी सरीसृप कहते हैं। तीसरा होता है एबीज, जिसको आप एबीज के नाम से जानते हैं, पक्षी वर्ग जिसको आप कहते हैं। उसी के साथ साथ आता है मैमल्स, जिसको आप स्तनी वर्ग भी कह सकते हैं। तो यहां पर ये मैमल्स हो गया आपका, और इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं इधर। चलिए, और आपको देखिए, तो हमने यहाँ पर कहा है कि ये सारी चीजें टेट्रापोडा के अंदर क्लास एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एबीज एंड मैमल्स, ये सारे के सारे आएंगे। ठीक, तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर आपको इसके अंतर्गत रेप्टाइल्स भी पढ़ना है, एम्फीबियंस भी पढ़ना है, एबीज भी पढ़ना है, और मैमल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ पर देखना है। डैट मीन हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर लिखा भी है कि भारत में जो कुछ आपके सर्प पाए जाते हैं, सर्प का मतलब है सांप पाए जाते हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर समझना है हम लोगों को डिटेल में। ठीक, यहाँ पर देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि इंपॉर्टेंट ये हो जाती है, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीज है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर भारत में जो भी अलग अलग तरीके के जो विषैले सर्प है या जो विष विहीन सर्प है, डेट मीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस, यहाँ पर स्नैक्स के बारे में भी पूछा हुआ है। ठीक है, कि जिसमें किसमें किसमें जहर पाया जाता है और किसमें विष नहीं पाया जाए, पॉइजन पाया जाता है। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर एबीज का भी एक टॉपिक रखा गया, पक्षी वर्ग का कह सकते हैं। पक्षी वर्ग के अंतर्गत आपको पक्षियों में प्रवसन यानी पक्षियां किस तरीके से माइग्रेट करती रहती हैं, तो वो यहाँ पर पढ़ना है। उसी के साथ साथ वायवीय अनुकूलन जो है वो किस तरीके से वायु में उड़ते हैं कह सकते हैं। उसी के साथ साथ कोलंबा की स्ट्रक्चर और प्रकारों को यहाँ पर समझना है। कोलंबा समझते हैं यानी कबूतर का, यहाँ पर आप लोगों को कबूतर यानी कोलंबा कबूतर को कहा जाता है भैया। यहाँ पर कोलंबा जो है किसको कहा जाता है, कबूतर को। तो कबूतर के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर समझना है, कबूतर के बारे में यहाँ पर समझेंगे, कबूतर का स्ट्रक्चर और इसके प्रकार जो है वो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कोलंबा के। ठीक है, क्लास एबीज के अंतर्गत। अब देखिए आगे, देखिए बहुत ही यहाँ पर समझने वाला ये टॉपिक है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, पीजीटी के सिलेबस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और इसको आप मिस बिल्कुल मत करिए क्योंकि ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ कुछ एनिमल्स होते हैं जिसको प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और ड्यूथीरिया भी के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटोथीरिया जो एनिमल्स होते हैं वो अधिकतर अंड्यूजी होते हैं, डेट मीन ओबी पैरस होते हैं यानी अंडे देते हैं। ठीक, और मेटाथीरिया और ड्यूथीरिया जो होते हैं वो आपके बीबी पैरस होते हैं अधिकतर। बीबी पैरस मतलब ज्यादातर ये बच्चे ही जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं कह सकते हैं। तो मेटाथीरिया, प्रोटोथीरिया और ड्यूथीरिया के सामान्य अभिलक्षणों को यहाँ पर समझना है और इसमें क्या क्या बंधुताएं हैं इनके बीच में तो वो भी यहाँ पर देखना है। और एक बात, मैमल्स के अंदर यहाँ पर आप लोगों को इसके अंदर डाइजेशन को समझना है, कशेरुकी के पाचन, परिसंचरण, श्वसन, उत्सर्जन व जनन तंत्रों की तुलनात्मक शारीरिकी, दैट मीन कंपैरेटिव एनाटॉमी भी यहाँ पर हम लोगों को समझनी है कशेरुकियों के अंदर। ठीक है, तो कशेरुकियों में किस तरीके से डाइजेशन हो रहा है, सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, दैट मीन लिम्फ या जो ब्लड है वो किस तरीके से स्ट्रीम कर रहा है कह सकते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे हो रही है, उत्सर्जन कैसे हो रहा है, और जो जनन तंत्र हमारी बॉडी के अंदर है दैट मीन
या जो कशेरुकियों के अंदर है वो किस तरीके से, वो भी हम लोगों को समझना है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर एक टॉपिक है परिवर्धन जैविकी, ठीक है, जिसको आप डेवलपमेंट बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी को भी यहाँ पर समझना है, परिवर्धन जैविकी, जिसमें कि आपसे यहाँ पर एग्जाम में पूछेगा, जब पीजीटी का एग्जाम होगा आपका तब उसमें ये चीजें जरूर इंपॉर्टेंट होती हैं ये वाली। यहाँ पर एम्फिऑक्सस फ्रॉग यानी मेढक, और चिक यानी जो मुर्गी का जो बच्चा होता है उसको चिक कहते हैं, या मुर्गी को चिक कहते हैं, कह सकते हैं। तो यहाँ पर एम्फिऑक्सस फ्रॉग और चिक के परिवर्तन के बारे में, डैट मीन इसके अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट की प्रोसेस कैसे हो रही है, परिवर्धन की प्रोसेस कैसे हो रही है, यहाँ पर आप लोगों को समझना है और इसकी रूपरेखा पूरी देनी है, ठीक है। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी में, और इसी के साथ साथ जो मैमल्स हैं आपके, यानी जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है, स्पेशली आप उनको आप मेमोरी ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, स्पेशली आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए क्या करना है। यहाँ पर स्तनधारियों में जो यहाँ पर देखिए, तो मिटा देता, हाँ, तो देखिए यहाँ पर स्तनधारियों में उपरान्यास और जरायुस्ता का विकास यहाँ पर किस तरीके से होता है। डैट मीन उपरान्यास लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। डैट मीन यहाँ पर लिखा होना चाहिए प्रेजेंटेशन। डैट मीन अपरा का कैसे किस तरीके से निर्माण होता है, यहाँ पर लिख देना अपरान्यास, ठीक है, अपरान्यास आप इसको कह सकते हैं। तो अपरान्यास यानी अपरा कैसे बनता है, यानी जो जिसको आप प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, और जरायुस्ता का विकास किस तरीके से होता है स्तनधारियों में, जिससे कि वो बच्चे देते हैं, डायरेक्ट अंडे नहीं देते हैं। तो ये भी प्रोसेस यहाँ पर हम लोगों को समझना है डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर, ठीक। अब देखिए एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पर देखिए कीटों में कायांतरण जो होता है, यानी कीटों में जो मेटामार्फोसिस की जो प्रोसेस होती है, जिसमें कि कीट जो होते हैं, कीट के अंडे होते हैं और अंडे से लार्वा बनता है और लार्वा से एक नया एक एडल्ट बनता है। तो यहाँ पर वो भी आप लोगों को समझना है कि कीटों में कायांतरण कैसे हो रहा है, इंसेक्ट में कह सकते हैं। उसी के साथ साथ कोशिकीय विशिष्टीकरण का नियम यहाँ पर आप लोगों को समझना है। अब देखिए यहाँ पर जैव विकास भी आप लोगों को समझना है। डैट मीन यहाँ पर एवोल्यूशन भी पूछा गया है, एवोल्यूशन टॉपिक को भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये, और एवोल्यूशन को भी आपको वहां पर पढ़ना होगा। एवोल्यूशन यानी जैव विकास को भी यहाँ पर समझाया गया और जैव विकास को यहाँ पर पढ़ना भी है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीजीटी के एग्जाम के लिए जैव विकास। जैव विकास के सिद्धांत आप लोगों को पढ़ने हैं इसके अंतर्गत, जैव विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं, ठीक, जैव विकास के क्या सिद्धांत हैं, क्या साक्ष्य प्रमाण क्या है, दैट मीन एविडेंस, एंड इसकी थ्योरी को आप लोगों को देखना है, एवोल्यूशन की थ्योरी को कह सकते हैं। उसी तरीके से जो पॉपुलेशंस हैं, दैट मीन समष्टियां हैं, उसमें कौन कौन से जोन हैं, कौन कौन से पॉपुलेशन जोन्स आते हैं, समष्टियों के जोन्स जो आते हैं उनको यहाँ पर देखना है। उसी के साथ साथ सूक्ष्म, स्थूल एवं दीर्घ जैव विकास जो है, यानी कह सकते हैं माइक्रो एंड मैक्रो जो एवोल्यूशन हो रहा है उसके बारे में भी यहाँ पर हम लोगों को समझना है इसके सेशन में, ठीक, दैट मीन जैव विकास के अंदर, एवोल्यूशन के अंदर। उसी के साथ साथ देखिए वर्गीकरण विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी भी आपको लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। टैक्सोनॉमी भी आपको जूलॉजी के अंदर पढ़ना है बच्चों। यहाँ पर मेरे दोस्तों टैक्सोनॉमी के अंतर्गत यहाँ पर देखिए क्या क्या पढ़ना है। टैक्सोनॉमी में आपको पढ़ना है वर्गीकरण की विधियां, कि वर्गीकरण किस किस तरीके से, किन किन मेथड के द्वारा किया जाता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, स्पीशीज की अवधारणा क्या है, स्पीशीज की क्या अवधारणाएं हैं, एप्लीकेशंस क्या है वो समझना है। उसी के साथ साथ कृत्रिम बनाम प्राकृतिक वर्गीकरण, दैट मीन कुछ आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशंस है उनको समझना है, और जो कुछ नेचुरल क्लासिफिकेशंस हैं उनको भी हम लोगों को समझना है इस सेशन में। अच्छा आगे देख लेते हैं। अब अगला टॉपिक इसके अंतर्गत मेंशन किया गया है जूलॉजी के अंदर, जो कि मेन टॉपिक है जीव विज्ञान का कह सकते हैं, पर्यावरणीय जैविकी एवं विश्व विज्ञान। डैट मीन यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करना है। देखिए यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में पूछा गया है, और जो विश्व विज्ञान है कह सकते हैं उसको भी आप लोगों को यहाँ पर समझना है, विश्व विज्ञान, ठीक है।
पॉइजनस साइंस जिसको आप कह सकते हैं या पॉइजन साइंस कह सकते हैं, तो विश्व विज्ञान और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को भी यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या क्या पॉइजनस विश्व विज्ञान के अंदर और पर्यावरण जैविकी के अंदर कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं सिलेबस के अंदर। तो यहाँ पर इकोसिस्टम का समस्थापन पढ़ना है, ठीक है। समष्टि कौन कौन सी हैं, उसमें अंतरजातीय और अंतःजातीय क्या संबंध हैं, उन समष्टियों के बीच में कह सकते हैं वो पढ़ रहा है। उसी के साथ साथ जो इकोलॉजिकल फैक्टर है वो पढ़ने हैं कि जो कि इकोलॉजी को प्रभावित करने का काम करते हैं। उसी के साथ साथ कुछ जलीय व स्थलीय दैट मीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक हैबिटेट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है आपको इस टॉपिक के अंदर, इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर कह सकते हैं। उसी के साथ साथ जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनका किस तरीके से कंजर्वेशन किया जा रहा है, दैट मीन प्राकृतिक संसाधन व उनका संरक्षण, ये भी यहाँ पर आपको डिस्कस करना। और यहाँ पर ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक संसाधन और उनका संरक्षण किस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन तो आप समझते ही हैं, ठीक, तो उनका किस तरीके से संरक्षण किया जा रहा है ये पढ़ना है आप लोगों को। और एक बात, यहाँ पर जो विश्व विज्ञान है उसके कुछ क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर समझना है, और पर्यावरणीय जो विषयों का जो सर्वेक्षण जो है उसका भी यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कह सकते हैं। दैट मीन हम लोग किस तरीके से एनवायरमेंटल कंडीशंस अप्लाई होती है पॉइजनस पर कह सकते हैं, तो वो यहाँ पर पूरा का पूरा हमें डिस्कस करना है, ठीक। और उसी के साथ साथ जो सिलेक्टिव पॉइजनस दैट मीन सिलेक्टिव पॉइजनस और जो डायरेक्ट मैकेनिज्म है इसकी उसको भी डिस्कस करना है। और क्या क्या एनवायरमेंटल प्रबंधन किए गए हैं ये भी यहाँ पर देखना है पर्यावरणीय जैविकी के अंतर्गत, ठीक। अगला देखिए, अगला टॉपिक इसमें वन्य जीवन यहाँ पर डिस्कस किया गया है। वन्य जीवन वाइल्ड लाइफ कह सकते हैं, तो वाइल्ड लाइफ भी एक टॉपिक यहाँ पर मेंशन किया गया है पीजीटी के सिलेबस में, ये कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन कह सकते हैं। तो वन्य जीवन के अंतर्गत सीधी सी बात है कि पूरा ये वन्य के बारे में यहाँ पर पूरा डिस्कशन करना होगा, जिसमें कि राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से, दैट मीन नेशनल गार्डन कौन कौन से हैं, कौन कौन सी सेंचुरीज हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर पूछी गई हैं। उसी के साथ साथ भारत में जो अलग अलग तरीके के जो एनिमल्स है जो कि संकट की कगार पर हैं या जो इंडेंजर्ड कंडीशन में हैं या जो रेयर कंडीशन में हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर नेशनल गार्डन्स और वन्य जीव विहार भारत के अंदर जितने भी पाए जा रहे हैं, सेंचुरीज पाई जा रही हैं, और जीवन मंडल जो कि रिजर्व बायोस्फीयर्स हैं कह सकते हैं, रिजर्व बायोस्फीयर जो भी बनाए गए हैं उनको डिस्कस करना है। बायोस्फीयर जिसको जानते हैं ना, रिजर्व बायोस्फीयर्स को डिस्कस करना है। और नेशनल गार्डन्स इसको आप कहेंगे, नेशनल गार्डन्स, ठीक। और जो सेंचुरीज है अलग अलग तरीके की वो भी यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो यहाँ पर ये चीजें वाइल्ड लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और उसी के साथ साथ जो इंडेंजर्ड जो स्पीशीज हैं उनको भी समझना है हम लोगों को, ठीक है। आगे देखते हैं, उसी के साथ साथ जो वन्य जीवन संरक्षण के जो निमित्त विभिन्न संगठन हैं उनकी क्या गतिविधियां हैं वो भी हम लोगों को यहाँ पर समझना है, ठीक। उसी के साथ साथ यहाँ पर आर्थिक प्राणी विज्ञान, इकोनॉमिक जूलॉजी जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिक जूलॉजी कह सकते हैं, इकोनॉमिक जूलॉजी भी यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा पीजीटी के सिलेबस के अंदर, पीजीटी जो एग्जाम क्रैक करेंगे। इसमें मनुष्य में जो रोग कारक है प्रोटोजोआ कह सकते हैं, और जो हेलमिंथ है उनके बारे में यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि हेलमिंथ और प्रोटोजोआ किस तरीके से मनुष्यों में रोग फैलाते हैं कह सकते हैं। जैसे कि प्रोटोजोआ में अमीबा की बात करते हैं तो अमीबाइसिस रोग होता है, पेचिस होता है कह सकते हैं, या पायरिया रोग फैलाता है, या अलग अलग तरीके के रोग फैलाते हैं प्रोटोजोआ, तो उनको डिस्कस करना है। और जो हेलमिंथ के द्वारा जो डिजीज होती हैं जिसमें कि टीनिया सोलियम हो गया या जो अदर कोई पैरासाइट है जिसके द्वारा डिजीज कॉज होती है, तो वो भी यहाँ पर डिस्कस करना है आप लोगों को। उसी के साथ साथ मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर, यहाँ पर एपीकल्चर किस तरीके से हो रहा है, कामा लाख उत्पादन यानी लाख कल्चर, कामा रेशम उत्पादन यानी सेरीकल्चर, तीनों कल्चर यहाँ पर डिस्कस करने हैं आपको यहाँ पर। उसी के साथ साथ मोती पालन यानी जो पर्ल्स है
जिसको आप मोती के नाम जानते हैं, उसको मोती किस तरीके से बनाया जाता है, ये सारी चीजें, कामा जो मत्स्य पालन उद्योग है, मत्स्य पालन उद्योग है कह सकते हैं, उनको भी यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस करना है। ठीक, मत्स्य पालन उद्योग को भी डिस्कस करना है कि किस तरीके से मछलियां पाली जाती हैं, ये सारी चीजें। और एक बात, तो ये आपको हम पढ़ना है किसमें, आर्थिक प्राणी विज्ञान के अंदर, दैट मीन इकोनॉमिक जूलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर देखिए टॉपिक वाइज टॉपिक यहाँ पर मेंशन किया गया, याद रखिए आप लोग, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और भी है, ये पीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां पर देखिए आर्थिक महत्व के स्तनधारियों का सामान्य सर्वेक्षण, यानी जो आर्थिक महत्व जो स्तनधारी ले रहे हैं उनका क्या सर्वेक्षण रहता है, किस तरीके से रहता है, कह सकते हैं सर्वे कैसा रहता है, तो उसको भी यहाँ पर डिस्कस करना है, कह सकते हैं। और जो एनिमल से जो औषधियां प्राप्त होती हैं वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एनिमल से ऑब्टेन्ड मेडिसिन कह सकते हैं। अब देखिए एक टॉपिक और भी यहाँ पर मेंशन किया गया इसके अंतर्गत, जैव सांख्यिकी, जिसको आप बायोस्टैटिक्स के नाम से जानते हैं, बायोस्टैटिक्स इसको आप कह सकते हैं नॉर्मली। इसमें आप सेंट्रल टेंडेंसी एंड इसमें जो डिफरेंशिएशन है वो डिस्कस करना है, टी टेस्ट, प्रांतिकता, प्रसरण का विश्लेषण, नल हाइपोथेसिस एंड काई स्क्वायर टेस्ट, जिसको काई स्क्वायर टेस्ट के नाम से जानते हैं, वितरण द्विपद वितरण, पाइसन वितरण, ये सारी चीजें आपको बायोस्टैटिक्स के अंदर आपको पढ़नी होगी वहां पर। ठीक, और एक बात यहां पर देखिए एक चीज और भी है, यहां पर शरीर क्रिया विज्ञान और जैव रसायन यहां पर मेंशन किया गया है जूलॉजी के सिलेबस के अंदर। देखिए यहाँ पर जो जो सिलेबस बता रहा हूं यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ऐसा नहीं ये टॉपिक यहां से स्टार्ट हुआ, ये हेडिंग है, ये क्या है, हेडिंग है। तो यहाँ पर शरीर क्रिया विज्ञान, ठीक, एंड जैव रसायन, यानी डैट मीन यहाँ पर एनिमल फिजियोलॉजी को डिस्कस करना है, एनिमल किस तरीके से वर्क कर रहा है, एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ना है। उसी के साथ साथ बायोकेमिस्ट्री भी आपको डिस्कस करना है, जिसमें कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एटसेट्रा के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को समझना है, जिसमें कि एनिमल फिजियोलॉजी का मतलब है डाइजेशन की प्रोसेस, डाइजेशन से लेकर रेस्पिरेशन से लेकर सर्कुलेशन से लेकर सारी के सारे मेथड यहाँ पर जो होगी वो भी देखेंगे। डैट मीन एंडोक्राइनोलॉजी या एंडोक्राइन सिस्टम भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। लिखा है भोजन का पाचन एवं अवशोषण, संतुलित आहार में पोषक पदार्थों की आवश्यकताएं, क्षुधा यानी भूख एवं पाचक रसों का स्राव नियमन, श्वसन एवं गैसीय संवहन का नियमन यानी रेस्पिरेशन यानी गैसेस एक्सचेंज भी पढ़ना है। हृदय के क्रियात्मक प्रारूप व हृदय स्पंदन का नियमन, डैट मीन यहाँ पर हार्ट का स्ट्रक्चर फंक्शन और जो हार्ट बीटिंग का जो नियमन है, डैट मीन वो पूरा डिस्कस करना है। यानी ब्लड के बारे में भी पढ़ना है और ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ना है और ब्लड का किस तरीके से वॉल्यूम रहता है वो भी यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक, उसी के साथ साथ जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं उसमें अलग अलग तरीके का नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन होता है, जिसमें कि आप पढ़ते हैं ना अम्यूनोटिलिक, हाँ, यूरिकोटिलिक, यूरियोटिलिक, इस तरीके के एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ पर उस तरीके के एनिमल्स के उत्सर्जन के बारे में आपको पढ़ना है, एक्सक्रीशन के बारे में। उसी के साथ साथ वो किस तरीके से लवण और जल को संतुलित करते हैं वो भी सारी मेथड्स को यहाँ पर समझना है। उसी के साथ साथ मांसपेशियों के बारे में पढ़ना है और मांसपेशियों में किस तरीके से संकुचन होता है, किस तरीके से वो फूलती और पिचकती रहती है, ये सारी चीजें देखना है। उसके साथ साथ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसमें कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, तो ये सारी ग्लैंड्स जो हैं आपकी, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, जो कि हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। तो हार्मोनल ग्लैंड्स को भी यहाँ पर समझना है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी समझना है और इनके किस तरीके से हार्मोन्स कार्य करते हैं, नियमन करते हैं, वो सारी चीजें देखना है। ठीक, और एक बात, ये जो प्रोसेस है जिसमें कि बायोकेमिस्ट्री अब आ जाती है, बायोकेमिस्ट्री में देखते हैं क्या क्या है। मास एक्शन नियमन, मास एक्शन नियमन यहाँ पर पढ़ना है, डेट मीन मास एक्शन का रूल यहाँ पर पढ़ रहा है। उसके साथ साथ जो प्राइमरी थर्मोडायनामिक्स एंजाइम एक्टिविटी है उसको डिस्कस करना है, मोशन को डिस्कस करना है, को एंजाइम क्या होता है उसको डिस्कस करना है, और जो प्रतिरक्षक प्रक्रिया जो है किस तरीके से इम्यूनिटी पाई जाती है बॉडी के अंदर, वो सारी चीजें देखना है। उसी के साथ साथ एड्स, शर्करा, वसा व अमीनो अम्ल से किस तरीके से ऊर्जा मिलती है, और यानी डैट मीन यहाँ पर शर्करा, वसा
और अमीनो अम्ले के बारे में, अम्लीय एनिमल्स के बारे में भी यहाँ पर पढ़ना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये जूलॉजी ही अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी ये पीजीटी का सिलेबस बहुत बड़ा है और आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, और जब ये आप सारी चीजें पढ़ेंगे तभी आप सारी चीजें क्लियर कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान दैट मीन एनिमल बिहेवियर भी आपको पढ़ना है कि एनिमल किस तरीके से बिहेवियर शो करता है। एनिमल बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर को भी डिस्कस करना है, इसमें प्राणी विज्ञान को कह सकते हैं। इसमें व्यवहार के प्रारूप, रूढ़िबद्ध एवं सीखे हुए व्यवहारों के प्रकार, प्राणियों में पारस्परिक संपर्क, संचार विधि और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो कैसी हैं वो डिस्कस करनी है। उसी के साथ साथ पक्षी और मछलियों में जो प्रवासी व्यवहार है उसको डिस्कस करना है। ठीक, और एक बात यहाँ पर आगे के टॉपिक में देखते हैं क्या क्या है। कोशिका विज्ञान भी आपको डिस्कस करना है और जेनेटिक्स भी पढ़ना है आगे के सिलेबस में। दैट मीन अप्लाइड साइंस पूरा का पूरा डाल दिया गया है, सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स भी पढ़ना है आपको यहाँ पर। अब देखिए सेल बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है और जेनेटिक्स में क्या पढ़ना है। करा कोशिका घटकों की सूक्ष्म रचना व कार्य, गुणसूत्रों की संरचना, उसमें किस तरीके से एब्रिविएशन हो रहा है, गुणसूत्र चेंज हो रहे हैं या बन रहे हैं, तो वो सारी चीजें। डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, जीन एक्सप्रेशन थ्योरी पूरी डिस्कस करनी है। लिंग संलग्न रोग कौन कौन से जिसमें कि हीमोफीलिया और वर्णांधता आता है, ये पूरा पूरा डिस्कस करना है। और संलग्नता यानी लिंकेज और जीन विनिमय दैट मीन क्रॉसिंग ओवर जिसको आप बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर जो प्रोसेस है यह डिस्कस करना है। और जो प्राणघातक जीन है, ठीक, वो भी डिस्कस करना है। और प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है जिसमें कि प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है, वो पूरी की पूरी डिस्कस करनी है। और इसके साथ साथ जैव प्रौद्योगिकी के जो सिद्धांत है यानी बायोटेक्नोलॉजी की जो थ्योरी है वो भी यहाँ पर डिस्कस करना है इस वाले सिलेबस में। अभी एक बात खत्म नहीं हुई यहाँ पर, अभी हमने सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा है। ठीक, अभी अब देखिए प्रोकैरियोट्स भी यहाँ पर कुछ डिस्कस करने हैं अगले के टॉपिक में। प्रोकैरियोट में आनुवांशिक के मूल तत्व, आनुवांशिक विनिमय, रूपांतरण प्रोकैरियोट्स के अंदर दैट मीन लाइक एज बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है ना, तो बैक्टीरिया के अंदर की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया की हम बात कर ले, प्रोकैरियोटिक नहीं है। तो इसके आनुवांशिक मूल तत्व, आनुवांशिक विनिमय, रूपांतरण कैसे हो रहा है, कॉन्जुगेशन कैसे हो रहा है, ट्रांसडक्शन की प्रोसेस कैसे हो रही है, दैट मीन ये आपके रिप्रोडक्शन मेथड होते हैं बैक्टीरिया के एक्चुअल में। उसी के साथ साथ इसके अंदर प्लाज्मिड्स और फेस्मिड्स पाए जाते हैं जो कि एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाए जाते हैं बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स के अंदर कह सकते हैं। तो उसमें क्या क्या चीजें हैं वो देखना है और उसमें आनुवंशिकी क्या भूमिका रहती है वो देखना है। ठीक, और एक बात यहाँ पर जो प्रोकैरियोट्स अर्थात जो बैक्टीरिया है वो हमारे जीवन के लिए किस तरीके से यूजेबल है कह सकते हैं, यूजफुल एक्टिविटी शो करते हैं, तो ये सारी चीजें देखना है इसके। तो ये हो गया आपका जूलॉजी का पेपर। जूलॉजी में इतना आपको पढ़ना है बच्चों, मेरे दोस्तों, ये इतना सारा आपको जूलॉजी के अंदर मेंशन किया गया और जूलॉजी के अंतर्गत ये टॉपिक्स आपको यहाँ पर पढ़ने ही पढ़ने हैं, याद रखिए। और टारगेट 90 दिन का रखिए क्योंकि 90 दिन के अंदर पेपर हो जाएगा आपका पीजीटी का जो भी है, पीजीटी बायोलॉजी का। तो इसको बिल्कुल विशेष ध्यान दीजिए इस पर, क्योंकि जितने टॉपिक्स हैं वो आपने सब पढ़ रखे हैं, बस क्या है उसको रिवीजन की जरूरत है। और जो टॉपिक्स अवेलेबल आपको नहीं मिलेंगे वो हम यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब वनस्पति शास्त्र दैट मीन यहाँ पर बॉटनी की बात करते हैं। अब बॉटनी आती है यहाँ पर, बॉटनी की भी बात करेंगे यहाँ पर, बॉटनी भी आएगी भाई, जरूरी थोड़ी कि केवल जूलॉजी ही पूछी जाएगी। तो बॉटनी की बात करते हैं, वनस्पति विज्ञान या वनस्पति शास्त्र। बॉटनी के अंदर देखिए क्या क्या है। बॉटनी के अंदर आपको जो वायरस से होने वाली जो डिजीज है उनसे कंट्रोल है वो डिस्कस करना है। उसी के साथ साथ वायरस की डेफिनेशन, वायरस की स्ट्रक्चर, वायरस किस तरीके से मल्टीप्लाई करता है होस्ट सेल के अंदर वो डिस्कस करना है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन और बैक्टीरिया किस तरीके से अपने आप को मल्टीप्लाई करता है ये भी देखना है इसके अंदर, बॉटनी के अंदर। ठीक, भाग 2 है आपका, ये कौन सा भाग है, भाग 2 की बात कर रहे हैं, इतना बात समझिए। तो विषाणु पढ़ना है आपको और बैक्टीरिया भी पढ़ना है आपको इसमें सिलेबस के अंदर। ठीक, उसी के साथ साथ लाइकेन भी पढ़ना है। लाइकेन जानते हैं, द एसोसिएशन ऑफ
एल्गी एंड फंजाई, दैट इज कॉल्ड एज लाइकेन। लाइकेन में भी आपको लाइकेन के स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन और इसके क्या महत्व है, आर्थिक महत्व है, क्या इसमें रिप्रोडक्शन की साइकिल किस तरीके से हो रही, ये सारी चीजें। और एक बात एल्गी भी डिस्कस करना है, शैवाल जिसको आप कहते हैं, शैवाल प्लांट्स होते हैं ना, जो कि शुरुआती प्लांट से कह सकते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं। तो एक्वाटिक जो शैवाल हैं आपके, शैवाल का किस तरीके से वर्गीकरण किया गया, जिसको फ्रिश साहब ने एक क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था, जिसमें कि 11 क्लासेस वहां पर मेंशन किए हैं। तो वहां पर ये 11 क्लासेस डिस्कस करनी, डेट मीन फ्रिश का पूरा वर्गीकरण देखना है, उसका नेचर कैसा है, थैलस का, किसका, दैट मीन जो आपका एल्गी है, एल्गी के थैलस का स्ट्रक्चर देखना है। उसी के साथ साथ लियोट्राइकिया, आस्लिटोरिया, साइटोनीमा, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, उडोगोनियम, कारा, बट्रेकोस्पर्मम, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, पेडराइना, ये सभी आपके एल्गीज हैं, ये सभी के सभी शैवाल हैं। और शैवाल की स्ट्रक्चर को देखना है आपको, यहाँ पर समझना है, और इसके लाइफ साइकिल को भी समझना है। याद रखिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और आपने इसको बीएससी में पढ़ा होगा आपने। अगर आप बीएससी ठीक से किए हैं तो सारे के सारे आपको रिवीजन करने की जरूरत है, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। ठीक, तो ये हो गया किसके अंदर, हमने शैवाल के अंदर बात किया। ठीक, बॉटनी में देखिए शैवाल पढ़ना है आपको, ब्रायोफाइटा पढ़ना है, टेरिडोफाइटा पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म पढ़ना है, एंजियोस्पर्म पढ़ना है, इतना आप याद रखिए। ठीक, ब्रायोफाइटा देखते हैं, ब्रायोफाइटा में क्या क्या पढ़ना है। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आपको पढ़ना है रिक्शिया, रिक्शिया जिसको आप लीवर बर्ड्स के नाम से जानते हैं, मर्केंशिया ये भी लीवर बर्ड्स है, पेलिया, एंथोसिरोस, स्फेगनम, फ्यूनेरिया, स्पेनेरिया, ये सभी जो प्लांट्स हैं ये ब्रायोफाइटा के प्लांट्स हैं, और इनके स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल डिस्कस करना है। उसी के साथ साथ टेरिडोफिटिक जो प्लांट होते हैं, यानी टेरिडोफाइटा जिसको आप कहते हैं, टेरिडोफाइटा के अंदर भी कुछ प्लांट्स को यहाँ पर उनकी स्ट्रक्चर और उनकी रिप्रोडक्शन को यहाँ पर, या डेट मीन लाइफ साइकिल को डिस्कस करना है। डेट मीन साइलोटम जिसमें आता है, लाइकोपोडियम, स्लेजनेला, स्टीलर सिस्टम भी यहाँ पर पूरा का पूरा समझना है। डेट मीन यहाँ पर पहले सुनिए, स्लेजनेला, इक्विसिटम, मार्सिलिया, तो इनमें किस तरीके से इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, पूरे वर्ल्ड वाइड में कहाँ कहाँ पर इनकी स्पीशीज पाई जा रही है टेरिडोफाइटा की, किस तरीके से स्ट्रक्चर है इसका, किस तरीके से लाइफ साइकिल है इसका, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। उसी के साथ साथ जो टेरिडोफिटिक प्लांट्स हैं इनके अंदर सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम डेवलप हुए हैं। तो दैट मीन यहाँ पर एक टॉपिक भी है टेरिडोफाइटा में स्टीलर सिस्टम, तो टेरिडोफाइटा में स्टीलर सिस्टम को भी डिस्कस करना है। और यहाँ पर कुछ विषम तरीके के बीजाणु भी उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ पर हेट्रोस्पोरी और सीट हैबिट को भी यहाँ पर मेंशन किया गया इस टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पर विषम बीजाणुकता यानी जिसको आप हेट्रोस्पोरी के नाम से जानते हैं, दूसरा है सीड हैबिट, दैट मीन सीड है क्या क्या किस तरीके से हैबिट रहता है वो भी यहाँ पर देखना है। तो ये हो गया आपका टेरिडोफाइटा के अंदर। अच्छा, जिम्नोस्पर्म के अंदर भी आप लोगों को पढ़ना है। जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या पढ़ना है, ये जिम्नोस्पर्म है। देखिए ये ब्रायोफाइटा यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखिए अभी हमने ऊपर स्टार्ट किया था एल्गी, एल्गी से स्टार्ट किया, एल्गी पढ़ना है, ब्रायोफाइटा पढ़ना है, टेरिडोफाइटा पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म पढ़ना है। जिम्नोस्पर्म में वर्गीकरण पूरा जिम्नोस्पर्म का डिस्कस करना है, और इसके अंदर जो प्लांट है साइकस स्पाइनस और जो इफिड्रा है, इफिड्रा लिखा हुआ है एक्चुअल में, लेकिन इफिड्रा लिखा होना चाहिए, तो इफिड्रा, साइकस स्पाइनस, इसका किस तरीके से हैबिटेट है, और ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, इनका किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन होता है, किस तरीके से ये इकोनॉमिकली शो करती है, ये सारी चीजें देखनी है इसमें। ठीक, टेरिडोफाइटा के अंदर। और एक बात यहाँ पर पैलियोबॉटनी, दैट मीन जीवाश्मिकी को भी डिस्कस करना है। जीवाश्मिकी एक टॉपिक है, जीवाश्मिकी को यहाँ पर डिस्कस करना है, जिसमें कि जो प्लांट्स के अलग अलग हिस्से हैं कह सकते हैं, उनमें प्लांट के जो अलग अलग वर्ग है कह सकते हैं, फॉसिल्स के कह सकते हैं, फॉसिल्स जो जानते हैं जीवाश्म कह सकते हैं, डेड पार्ट जो होते हैं उनको आप जीवाश्म कहते हैं, जो कि जमीन में गड़े रहते हैं उनको निकाला जाता है कह सकते हैं। तो उनका किस तरीके से ओरिजिन हुआ है, किस तरीके से ओरिजिन हुआ है, किस तरीके से उत्पत्ति हुई है, ये सारी चीजें देखनी है इसके जीवाश्मिकी के अंदर कह सकते हैं। तो अगर आप पौधे के मुख्य वर्गों के जीवाश्मों की उत्पत्ति विकास के विशेष संदर्भ में भूवैज्ञानिक व समय सारणी, डैट मीन यहाँ पर जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, डैट मीन पृथ्वी का किस तरीके से पृथ्वी पर सारी चीजें डेवलप हुई हैं, पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी पर प्लांट्स कैसे आए, ये सारी चीजें, या एनिमल्स कैसे आए, ये सारी चीजें हम लोगों को देखना है इसके अंतर्गत। और फॉजिलेशन की जो मेथड्स है, यानी फॉजिल्स कैसे बनता है, वो भी यहाँ पर डिस्कस करना है। और एक बात,
जो जितने भी एंड एप्लीकेशंस है फॉजिलाइजेशन के, डेट मीन फॉजिली जीवाश्मिकी के कह सकते हैं, उसको भी यहाँ पर डिस्कस करना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या क्या बता चुके हैं आप लोगों को। यहाँ पर आपको हम बता चुके हैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको इतना आप याद रखिए कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। इसमें आपको वायरस पढ़ना है, बैक्टीरिया पढ़ना है, एल्गी पढ़ना है, ब्रायोफाइटा पढ़ना है, ठीक, टेरिडोफाइटा पढ़ना है, टेरिडोफाइटा पढ़ना है, और जिम्नोस्पर्म पढ़ना है, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, और एंजियोस्पर्म्स पढ़ना है, एंजियोस्पर्म्स यानी आवृतबीजी पौधे। इतना आप याद रखिए, ये सारे के सारे पढ़ने हैं। और देखिए अब हम लोग एंजियोस्पर्म्स की बात करें कि एंजियोस्पर्म्स के अंतर्गत आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म्स यानी लिखा हुआ आवृतबीजी की वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स यहाँ पर पढ़ना है। यानी दैट मीन यहाँ पर जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, पुष्प वाले पौधे हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। पुष्प वाले पौधे यानी जिसमें पुष्प बनता है कह सकते हैं। तो लिखा है आवृतबीजी की वर्गीकी, ठीक, आवृतबीजी की वर्गीकी आप इसको कहेंगे टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसमें कि किस तरीके से एंजियोस्पर्म्स का निर्माण हुआ है, उसमें जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, आर्टिफिशियल टाइप के, नेचुरल टाइप के, फाइलोजेनेटिक टाइप के, वो भी यहाँ पर डिस्कस करना है। जिसमें कि सबसे फेमस जो क्लासिफिकेशन है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, इंगलर एंड प्रांटल क्लासिफिकेशन, हचिंसन क्लासिफिकेशन, क्रॉनक्विस्ट क्लासिफिकेशन, ये सारे के सारे डिस्कस करने हैं इसमें। और एक बात, यहाँ पर कुछ फैमिली भी हैं जो कि इसके अंतर्गत रखी जाती है, जैसे कि फैमिली का पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो यहाँ पर रेननकुलेसी, क्रूसीफेरी, कैपरिडेसी, कुकरबिटेसी, कंपोजिटी जिसको आप स्ट्रेसी के नाम जानते हैं, मालवेसी, रोजेसी, लेगुमिनोसी, सोलेनेसी, एक्यांथेसी, बर्बिनेसी, लेबिएटी, यूफोरबिएसी, पामेसी, म्यूसेसी एंड ग्रामिनी, जो भी आपके कुल है इनमें अलग अलग जो इकोनॉमिकली जो प्लांट्स है उनको डिस्कस करना है आपको, इनके क्या कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस करना है। और जो अलग अलग तरीके से जो हार्बेरियम टेक्निक्स हैं, जो हार्बेरियम टेक्निक होती है, जैसे कि हार्बेरियम बनाया जाता है यानी पादप नमूनों को बनाया जाता है, तो उस टेक्निक को भी आप लोगों को पढ़ना है, यानी पादपालय तकनीक और कहाँ कहाँ पर जो हार्बेरियम बनाए गए हैं हमारे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उनको भी यहाँ पर डिस्कस करना है इस सेशन के अंदर, ठीक, दैट मीन इसके सिलेबस के अंदर। अब देखिए यहाँ पर बॉटनी चल रहा है आप लोगों का, तो यहाँ पर ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर एक कॉमन चीज हो गई, ये तो पढ़नी है आपको। अब देखिए आता है इकोनॉमिक बॉटनी, जिसमें कि कुछ प्लांट्स ऐसे होती हैं जो कि हमारे लिए यूजेबल होते हैं। दैट मीन यहाँ पर इकोनॉमिक बॉटनी को भी यहाँ पर समझना है, यानी आर्थिक वनस्पति विज्ञान, इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको। सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो अलग अलग प्लांट्स हैं कि हाँ मेडिसिन किससे प्राप्त होती है, लकड़ी किससे प्राप्त होती है, हाँ ऑयल किससे प्राप्त होता है, मसाले किससे प्राप्त होते हैं, तो वो प्लांट्स यहाँ पर पूरे के पूरे डिस्कस करने हैं। सीरियल्स कहाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं, सीरियल्स कौन कौन से, यानी अनाज किन किन पौधों से प्राप्त होता है, ये सारी चीजें देखना है। लिखा है आपके सामने यहाँ पर देखिए सारा चीजें। तो यहाँ पर शीशम दैट मीन लकड़ी में सागौन, शीशम, साखू, चीड़, रेशा में कपास, जूट, नारियल, सनई, तेल के अंदर सरसों, नारियल, कैस्टर एंड मूंगफली, शर्करा में गन्ना, चुकंदर, औषधि में ओपियम, सर्पगंधा, मसालों में धनिया, इलायची, काली मिर्च, लौंग, और पेय पदार्थ यानी बेवरेजेस में चाय और कॉफी। तो ये सारी चीजें डिस्कस करनी है इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर, याद रखिए। अब देखिए जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी की बात करते हैं, प्लांट एनाटॉमी भी यहाँ पर शामिल की गई, याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर सब एक ही में मिक्स किया गया है, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका प्लांट एनाटॉमी, और इसका डिस्क्रिप्शन आपको हम दे देंगे ग्रुप हमारे यूट्यूब के लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे कह सकते हैं। तो यहाँ पर एनाटॉमी और जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं प्लांट्स के वो भी डिस्कस करने हैं, जिसमें कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और जो परमानेंट टिश्यूज हैं वो भी डिस्कस करने हैं, जिसमें कि जड़ के बारे में, तना के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है, जड़ तना के बारे में डिस्कस करना है। उसी के साथ साथ जो
जो डाइकोट प्लांट्स हैं, आप जानते हैं स्पेशली एंजियोस्पर्म से मोनोकॉट प्लांट और डाइकोट प्लांट दोनों तरीके के प्लांट आते हैं, यानी एक बीजी पत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे दोनों तरीके के पौधे होते हैं। तो उन पौधों के बारे में डिस्कशन करना है। उसी के साथ साथ जो डाइकोट प्लांट्स हैं यानी द्विबीजपत्री पौधे हैं, उसमें किस तरीके से एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है तने और जड़ों के अंदर कह सकते हैं, वो भी यहाँ पर डिस्कस करना है। उसी के साथ साथ जो टिश्यू कल्चर है या सेल कल्चर है वो भी यहाँ पर डिस्कस करना है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी यहाँ पर रखी गई है एंजियोस्पर्म के अंदर। एंजियोस्पर्म के अंदर यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी को यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है। एम्ब्रियोलॉजी में देखिए क्या क्या चीजें हैं, ब्रॉडकी लिखा हुआ है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस दोनों डिस्कस करना है। डेट मीन लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन, जिसके द्वारा मेगा स्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। सूक्ष्म बीजाणु और गुरु बीजाणु जिसको आप कह सकते हैं, उनका निर्माण होता है। उसी के साथ साथ ओव्यूल के बारे में पढ़ना है। भ्रूण कोश यानी जिसको आप एम्ब्रियो सैक कहते हैं, एम्ब्रियो सैक के कितने प्रकार हैं, उनके कैसा स्ट्रक्चर है ये देखना है। भ्रूणपोष एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ना है, एंडोस्पर्म कितने तरीके का है वो देखना है। बीज कैसा होता है, बीज का आकार, उसका स्ट्रक्चर देखना है। तो यहाँ पर कहने करते हैं कि जो भी जो एंजियोस्पर्म्स में जो एम्ब्रियोलॉजी है उसका पूरा का पूरा हमें यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देखना है कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने ये एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पूरा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है कह सकते हैं। उसी के साथ साथ देखिए एक टॉपिक और यहाँ पर मेंशन किया गया है इसके अंतर्गत भी, जिसको आप पारिस्थितिकी और पर्यावरण के नाम से जानते हैं। जैसा कि जूलॉजी वाले पेपर के अंदर यानी जूलॉजी वाला जो पोर्शन था उसमें भी पारिस्थितिकी और पर्यावरण को मेंशन किया गया था। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी मेंशन किया गया, जिसमें कि पॉपुलेशन के बारे में पूरा समझना है और कौन कौन सी कम्युनिटी है, कम्युनिटी कौन कौन सी, समष्टि अध्ययन लिखा हुआ है, और समुदाय अध्ययन यानी कौन कौन सी बायोटिक कम्युनिटी है, कौन कौन सी कम्युनिटी पाई जाती है, उनको डिस्कस करना है। और इकोसिस्टम में क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं वो देखना है, और कहाँ कहाँ पर प्लांट्स के जियोग्राफिकल कंडीशंस पाई जाती है उसको डिस्कस करना है। और इसके साथ साथ प्रदूषण और मानव और पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर समझना है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको देखना है इसके अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पर जूलॉजी वाले पोर्शन में भी हमने सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स को डिस्कस किया था। यहाँ पर भी बॉटनी से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स को यहाँ पर मेंशन किया गया, याद रखिए। तो यहाँ पर भी सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स को आपको पढ़ना है। सीधी सी बात है, सेल के बारे में और क्रोमोजोम के बारे में, क्रोमोजोम कैसा होता है, क्रोमोजोम में किस तरीके से गड़बड़ी आती है जिससे कि कुछ चेंजेस हो जाते हैं कह सकते हैं। उसी के साथ साथ लिंकेज क्या है, मेंडलवाद क्या है, मेंडल के नियम क्या हैं, डेंडेलियन अनुपात क्या है, ये सारी चीजें। ठीक, लिंग निर्धारण क्या है, उत्परिवर्तन क्या है, ये सारी चीजें। ठीक, उसी के साथ साथ जीन का किस तरीके से महत्व है, जीन की एक्सप्रेशन थ्योरी कैसी है, ये सारी चीजें। और एक बात यहाँ पर शरीर क्रिया विज्ञान भी मेंशन किया गया है, प्लांट फिजियोलॉजी यहाँ पर देखा गया। देखिए प्लांट फिजियोलॉजी भी आपको पढ़ना है, जैसे कि वहां पर पढ़ते थे ना आप लोग एनिमल फिजियोलॉजी, जूलॉजी के केस में पढ़े थे, इसी तरीके से एनिमल फिजियोलॉजी, सॉरी बॉटनी है ना, यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी भी यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में हम यहाँ पर यानी शरीर क्रिया विज्ञान, जिसमें कि प्लांट में वाटर से क्या रिलेशन है, यानी प्लांट वाटर रिलेशन टॉपिक को डिस्कस करना है। ट्रांसपायरेशन समझते हैं ना, बाष्पोत्सर्जन और लवण पदग्रहण यानी जो साल्ट है वो किस तरीके से, मिनरल साल्ट है वो किस तरीके से वाटर के थ्रू जो है मिनरल्स एब्जॉर्ब किया जाते हैं रूट्स के थ्रू। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, नाइट्रोजन स्वांगीकरण एजिमिलेशन, श्वसन, वसा उपापचय, वसा है उपापचय, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं प्लांट्स के अंदर, प्रजनन कैसे हो रहा है और किस तरीके से वो ग्रोथ कर रहा है प्लांट्स, वो सारी चीजें यहाँ पर देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी प्लांट फिजियोलॉजी को डिस्कस करना है इस वाले सेशन में, इस वाले टॉपिक में। ठीक है, शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत ये बॉटनी के अंदर पढ़ रहे हैं, बॉटनी वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं ना, बॉटनी वाला सिलेबस है ये, बॉटनी का सिलेबस दे रहे हैं। मृदा विज्ञान पीडोलॉजी, जिसमें कि हम सॉइल का अध्ययन करते हैं, मिट्टी का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर मिट्टी अध्ययन के अंतर्गत मृदा के क्या लक्षण हैं,
मृदा परिच्छेदिका क्या है, मृदा संबंध क्या है, भारत में अलग अलग तरीके की जो मृदाएं हैं, मिट्टियां हैं, सॉइल हैं, वो उसके बारे में क्या है, निर्भर मृदा क्या है, ऊसर मृदा क्या है, उद्वार मृदा क्या है, या मृदा अपर्दन क्या है, जिसको अपर्दन का मतलब है कि जो मिट्टी का जो कटाव वो किस तरीके से होता है, और भूमि को किस तरीके से संरक्षण करना है, संरक्षित करना है, जिससे कि मिट्टी के कटान को रोक सके कर सकते। तो यहाँ पर मृदा विज्ञान के अंतर्गत ये सारी चीजें देखनी है। तो ये हम लोगों ने अभी के टॉपिक के अंदर ये पीजीटी जो बायोलॉजी का जो सिलेबस है हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं पीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप पीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ये सारे के सारे टॉपिक देखिए, अच्छे से पढ़िए, और जो टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो कमेंट कर दीजिए, उस टॉपिक का वीडियो हम यहाँ पर आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और इस सेशन को, इस वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग अगले एक लेक्चर वीडियो में।